Okay. So this document which we called interview preparation document, ये आपका we have two formats of it, one for MBA programs और one for टेस्ट और social sector के courses को लेकर, and even for HR you can fill this form only. Okay. तो इसमें what is the process that you will copy the all the part of this interview preparation document और Google Doc पे उसको डिटेल करके if you will share with this ID we can have it review to one because क्या होता है कि all these parts of the questions मतलब like not all like 90% of these questions are very subjective. So one to one रिव्यू की जरूरत है. There is no standard answer for any of this. आप अपने पर्सपेक्टिव से, अपने सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से, अपने बैकग्राउंड के पर्सपेक्टिव से यू कैन हैव योर आंसर्स व्हिच मे बी डिफरेंट फ्रॉम मेनी अदर पीपल. तो जैसे जो फर्स्ट है ये पॉइंट है, ये वही तीन क्वेश्चन है जो आपको डैफ में मिलेगा. जो टेस्ट का डैफ मिलता है, प्री इंटरव्यू डैफ एक फॉर्म होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, डैफ वन और डैफ टू. डैफ टू में यू विल हैव दीज थ्री सब्जेक्टिव पार्ट. एक जिसको बोलते हैं वो बायो स्केच. सेकंड, व्हाई डू यू वांट टू परस्यू दिस कोर्स, एंड हैव यू डन एनीथिंग रिलेटेड टू दिस कोर्स. ठीक है. बायो स्केच को मैंने अलग से भी कभी ना कभी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका वीडियो होगा कहीं पे यूट्यूब पे ही, बट इसको हम फिर से बताते हैं. A lot of people, what they do is they put lots of adjectives in their bio sketch. I'm punctual, I'm good at analytics, I'm uh, confident, I have very good communication skills. ऐसी कई सारी चीजें वो लिखते हैं. एडजेक्टिव्स आप अवॉइड करो तो बेटर है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट टेलिंग कि आप ऐसी कोई एडजेक्टिव्स बताओ जो डायरेक्टली मेजरेबल ना हो, है ना, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता. सेकेंड, व्हाट यू डू एवरी टाइम यू टेल समथिंग कि दैट आई हैव डन दिस इन माय कॉलेज थ्रू व्हिच आई लर्न दिस, वो आपने क्या सीखा उसको भी आपको इग्नोर करना है. यू जस्ट नीड टू टेल ऑल द मेजर एक्टिविटी दैट यू डिड इन योर लाइफ. तो इसमें इन योर लाइफ टिल नाउ, तो इसमें जो है जैसा कि ये नाम सजेस्ट करता है ना, इट्स बेसिकली स्केच थ्रू वर्ड्स ओनली. तो एक एक 300 वर्ड्स में यू नीड टू क्रिएट a sketch, a picture kind of thing, which can represent you, your personality, your all your things that you have done, your background, and anything that you want to tell them, that should be portrayed in this 300 words. Yeah? You don't have this bias sketch is no uh, like uh, this will never be responsible of your selection or rejection. So try to give a clear picture to interviewer so that after reading that they can ask you the relevant questions where you can tell the relevant answers. तो ऐसा होगा कि जैसे अगर आप अपने पर्सनालिटी को ही किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो आपसे सही क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, फिर पूरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा. तो रिप्रेजेंट और प्रेजेंट योर सेल्फ थ्रू दिस. वाई दिस कोर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्या होता है कि हर आदमी, या तो आप क्या करते हो, आप कोर्स को डिग्निफाई करने लगते हो कि कोर्स बहुत अच्छा है, बहुत स्कोप है, एंड ये जरूरी है टू डू फॉर सोसाइटी, ऐसा कुछ बताने लगते हो. या फिर आप अपने बैकग्राउंड को बहुत ज्यादा डिफेंड करते हो कि मेरा तो बैकग्राउंड ही ऐसा है कि हमें ये कोर्स करना ही पड़ेगा. ये दोनों ही अप्रोच जो है वो अच्छा नहीं है. वाई दिस कोर्स में आपको मर्ज करना है कि जैसे आपकी जो बैकग्राउंड और फ्यूचर एस्पिरेशन है उसके बीच में हाउ दिस कोर्स विल फिट. क्या आप इसके थ्रू सीखोगे और उसको उसके बाद क्या काम करोगे, एंड हाउ यू विल रीच टू योर फ्यूचर गोल थ्रू दिस कोर्स और आफ्टर दिस कोर्स. तो ये सिंक बनाना जो है इज मोर इम्पोर्टेंट. ना ही आपको कोर्स की बहुत तारीफ करनी है, ना ही आपको अपने बैकग्राउंड को बहुत पिच करना है कि हम ही एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए. ठीक है.
तीसरा पॉइंट जो आता है, हैव यू डन एनीथिंग रिलेटेड टू दिस कोर्स, इसमें जनरली बच्चों को लगता है कि वर्क एक्स का पार्ट ही लाना है, ऐसा नहीं है। इवन एज ए फ्रेशर और आपने अपने किसी प्रोजेक्ट में या फिर कोई इंटर्नशिप में या फिर स्कूल में कोई ऐसा काम किया है जो इस कोर्स के आसपास लाई करता हो, मतलब कुछ रिलेटेड हो, ऐसा नहीं डायरेक्टली भी नहीं, कुछ फारफेच्ड भी हो, तो थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो कि आई डिड समथिंग लाइक दिस which can be called as a part of or as it can be associated with this course। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन है जो टेस्ट के डैफ में भी होता है। ये तो हमें अच्छे से करना ही है, बिकॉज दीज क्वेश्चंस विल बी रेड बाय द इंटरव्यूअर्स आल्सो। तो हालांकि आप इस पे मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, बट योर ऐसा चांस है कि 80% चांस ऐसा होता है कि योर इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन योर डैफ ओनली। कई बार क्या होता है कि टीचर डजंट गेट टाइम टू रीड दिस, तो वो डैफ बिना पढ़े भी इंटरव्यू ले सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज में ऐसा होता है, बट 80% चांस है कि वो आपके डैफ को देखें और फिर आपके क्वेश्चंस जो है, उनके क्वेश्चन जो है उससे ही डिराइव्ड हो। ठीक है, उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चंस है ना, दीज आर नॉट क्वेश्चंस एक्चुअली, बट a thought process which you need to carry or keep or explore in order to answer the interview's question। इसका एक बाई प्रोडक्ट और एक एडवांटेज ये भी है कि यू विल एक्चुअली गेट एसोसिएटेड विद द कोर्स एंड इन लॉन्ग टर्म यू विल बी एबल टू डू गुड विद दिस। ठीक है, तो ये ऐसा समझो कि ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरह ये एक्सरसाइज है। आप करते हो तो आपका इंटरव्यू भी बहुत आराम से निकलेगा एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट थ्रू आउट योर लाइफ इफ यू डू दिस इन गुड वे। तो कई बच्चे इसमें कुछ थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा है तो आलस करते हैं, बट थोड़ा सा एफर्ट आप लगा लोगे तो इंटरव्यू में तो खैर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन द इंटरव्यू इज नॉट फ्रॉम योर डैफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को लेकर बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग और प्रोग्राम जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो सब उसके पहले की कंटेंट को हमें समझना है कि जो उसका कंटेंट है, कंटेंट के नाम पे लोग सोचते हैं कि हम पूरे पेपर्स को लिख दें, ऐसा नहीं। पेपर्स में कुछ जेनरिक पेपर होते हैं, कुछ बैकग्राउंड बिल्डिंग पेपर्स होते हैं। आपको वो कोर्सेज आइडेंटिफाई करना है, एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है जो कि डिफरेंट देन अदर्स, मतलब क्यों वो कोर्स अलग से जैसे मान लो सोशल वर्क की है, तो सोशल वर्क में इसमें 9 कोर्सेज है। नो अदर यूनिवर्सिटी गिव्स यू 9 स्पेशलाइजेशन इन एमएसडब्ल्यू प्रोग्राम। तो 9 कोर्सेज जो हैं वो अलग क्यों बनाए गए हैं, जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। दे वांटेड टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ मैन पावर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो वो आइडेंटिफाई करना है। और जो डिफाइनिंग पेपर्स हैं जिस और मॉड्यूल्स हैं जो उस कोर्स के नाम को या उसके एग्जिस्टेंस को डिफाइन करता है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और वो लिखना है। आउटकम्स जो है, जैसे आप 2 साल अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी कोर्स में, तो 2 ईयर ऑफ एट दिस पॉइंट इज विल बी वेरी प्रोडक्टिव 2 ईयर ऑफ योर लाइफ। और इससे आपको ज्यादा से ज्यादा टेक अवे एक्सपेक्ट करना चाहिए। It should not be like your previous 2 year, or you should not judge it by normal 2 years of your life। ये पीजी प्रोग्राम का 2 साल है, इसमें आपकी लर्निंग एबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। इसलिए इस प्रोग्राम का आउटकम भी उसी हिसाब से आपको विजुलाइज करना है। तो जो आउटकम है उसको मैंने 2 कैटेगरी में डाला है, लर्निंग एंड कंसेप्चुअल आउटकम्स ऑफ दिस कोर्स, जिसमें आप ऐसे चीजों सीखते हो जो एज अ फैक्ट फिगर और पुरानी कोई रिसर्च या कोई स्टैब्लिश्ड थ्योरी, ये सारी चीजें आप एज एन लर्निंग एंड कंसेप्चुअल आउटकम आप सीखते हो। स्किल एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट बेस्ड आउटकम वो होते हैं जो आप उस कोर्स को करने के बाद यू कैन एक्चुअली डू दैट और परफॉर्म दैट। जैसे मान लो कि अगर आप सोशल वर्क में भी करते हो, तो जैसे आप बोलोगे कि मैं सीओडीपी करके किसी मार्जिनलाइज सेक्शन में अगर मैं जाऊं तो आई कैन क्रिएट अ कम्युनिटी देयर। दिस आई कैन इज योर कैपेबिलिटी। So any particular capability which builds your working ability in organizations or different companies or government is your capability outcome। ठीक है, तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, because why are you doing this course is largely based on what are the capability you will be gaining after that course। उसके बाद आता है प्रोस्पेक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स। अब ऐसा है कि जैसे लीव योर सेल्फ अवे,
ये इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं है, ये सारे स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव में बताओ कि उस कोर्स को करने के बाद मेजर प्रोफाइल्स या रोल्स क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, किस तरह के इंडस्ट्री में, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में, किस तरह के प्रोफाइल्स डेवलप होते हैं। ये आपकी पसंद की बात नहीं है, इन जनरल सारी चीजें समझने वाली बात है। एंड उसके बाद है कि आप उसमें से क्या प्रेफर करोगे और कौन कौन से प्रेफर करोगे। तो पहले सारे स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, फिर आप अपने पर्सपेक्टिव से बताओगे कि आउट ऑफ ऑल दीज प्रोफाइल्स एंड रोल्स एंड आउटकम आई एम प्रेफरिंग टू चूज दिस और वाई। तो जैसे मान लो किसी कोर्स में ऐसा है कि आप मिनिस्ट्री में या एनजीओ में या फिर कॉर्पोरेट के सीएसआर में भी काम कर सकते हो, तो आप कॉर्पोरेट सीएसआर सेलेक्ट करना चाहोगे बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद ये है कि प्रोस्पेक्ट फॉर सोसाइटी एंड द नेशन। अब जैसे जो कोई कोर्स बनाया गया है, सोसाइटी जो है, मतलब सोसाइटी इज लाइक हमारा समाज है ना, जिसमें सोशल इश्यूज हैं और कई सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी हैं, और सोसाइटी इन जनरल जो हम विजुलाइज करते हैं उसके लिए कोर्स कैसे फायदेमंद हो सकता है, व्हाट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी। तो जैसे मान लो चिल्ड्रन एंड फैमिली का कोर्स है, तो वाई एक्चुअली, वाई दिस, मतलब वाई नहीं, ये कोर्स कैसे हेल्प करेगा इंटायर सोसाइटी के चिल्ड्रन एंड फैमिली वाले पर्सपेक्टिव से, या एचआर का है तो हाउ एचआर कैन एक्चुअली इरेडिकेट मेनी सोशल इश्यूज, और not eradicate, at least can intervene in many social issues। तो थोड़ा डिस्टेंट या फार फेच्ड एडवांटेज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आउटकम हो, बट आपको वो आइडेंटिफाई करना है। और ये भी कि जैसे आप तो पढ़ के निकल जाओगे अलग बात है, वो पूरा कोर्स ओवरऑल जो वहाँ पे रिसर्च हो रहा है या जो भी प्रैक्टिस हो रही है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो आइडेंटिफाई करना है। तो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, इसलिए इस पे आपको सोचना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए हमसे। वाई दिस कोर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर नेशन, यहाँ पे हम बेसिकली नेशन को अलग करके नेशनल इकोनॉमी या सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि क्यों ये कोर्स नेशंस के डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। इंटायर कोर्स की बात कर रहे हैं, नॉट यू आफ्टर द कोर्स, ठीक है, हाउ द कोर्स विल हेल्प। फिर उसके बाद आता है कि जैसे चैलेंजेस, तो चैलेंजेस कोर्स के भी चैलेंजेस हैं और लोग जो वहाँ पढ़ रहे हैं उनके भी चैलेंजेस हैं। कोर्सेज चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कि जैसे वेल डिफाइंड हो, क्योंकि ज्यादातर टेस्ट के कोर्सेज जो है मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं एंड दे कीप इवॉल्विंग, ठीक है। ऊपर से कई सारे कोर्सेज जो हैं चूंकि वो इतना नैरो डाउन है बिकॉज दे आर नॉट एस्टेब्लिश्ड वेल इन इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट्स, तो बहुत प्रॉब्लम होती है प्लेसमेंट्स के परस्पेक्टिव से। तो ये भी कोर्स का चैलेंज है। फिर कोर्स बहुत अलग है तो लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते बिकॉज जनरल माइंडसेट है कि वी ऑलवेज थिंक अबाउट फेमस कोर्सेज, जैसे एमबीए हो गया, डेवलपमेंट स्टडीज हो गया। अब डेवलपमेंट स्टडीज फेमस, पब्लिक पॉलिसी इज फेमस, बट एट द सेम टाइम नेशनल रिसोर्स एंड गवर्नेंस या रेगुलेटरी गवर्नेंस, अब कई बार जो बच्चे जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो रेगुलेटरी गवर्नेंस का नाम ही नहीं सुने होते, तो उनको ये समझ ही नहीं आता है कि ये कोर्स क्या हो सकता है। तो ये एक चैलेंज है कोर्स का, क्योंकि उसकी ब्रांडिंग इतनी जल्दी डेवलप नहीं की जा सकती बहुत। और दूसरा स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि दे हैव टू स्ट्रगल, दे मतलब दे कई बार स्ट्रगल होता है टू फाइंड जॉब इन कॉर्पोरेट्स बिकॉज डायरेक्टली कोई प्रोफाइल उस कोर्स से मैच नहीं कर रहा होता है, तो दे हैव टू पिच फॉर इट। और कई बार अलग प्रोफाइल पे भी आपको जॉब करनी पड़ सकती है अदर देन योर प्रोफाइल। तो ऐसा कई बार होता है, जैसे अभी हमारे यहाँ से कोई बच्चा है वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज पढ़ा तो उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जॉब लगी है एंड दैट प्रोफाइल इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू हिज स्टडीज। तो ये भी कई बार चैलेंज होता है। हालांकि ये अपॉर्चुनिटी भी है कि आप अपने कोर्स को छोड़ के दूसरे फील्ड पे प्रोफाइल पे भी जॉब कर सकते हो, है ना, लेकिन ये चैलेंज इस कोर्स और लोगों के लिए है। एस्पिरेशंस एंड एलिजिबिलिटी, यहाँ पे आप दो वर्ड्स देखोगे, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, ठीक है। ये हमने इसको डिफरेंट करके आ, वो किया, डिफरेंट आइडेंटिफाई किया, डिफरेंटली आइडेंटिफाई किया। इंटरेस्ट आप ऐसे समझो कि आ, आपको क्यों पसंद है, in terms of the profile, the type of work, the type of outcome of the work, or the type of environment where you'll be working, or the type of subject matter that
दैट यू विल बी रीडिंग और यू विल बी डीलिंग विद, उसमें आपका इंटरेस्ट क्या है ये बताना है। और मोटिवेशन मैंने आइडेंटिफाई किया इन टर्म्स ऑफ आउटकम। जैसे आप ये कोर्स करके यू कैन इजीली गेट अ जॉब इन सम कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन और सम एनजीओज, and then you can take care of a lot of projects, and finally you can move up and you can go till UN or many other good profiles or profiles which holds lot of authority. तो वो मोटिवेशन जो है वो आपका आउटकम के बेस पे है। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द प्लेसमेंट्स और द टाइप टॉक अबाउट द वर्क एंड द करियर प्रोस्पेक्ट्स इन दिस। बट इंटरेस्ट क्या होता है कि ठीक है, मतलब मुझे ये जैसे 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 किसी ने बोला कि मैं LSE करना चाहता हूँ, लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, मुझे किसी जगह पे जाके वहाँ पे लाइवलीहुड की स्टडी करना, उसके लाइवलीहुड को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करना या न्यू लाइवलीहुड जनरेट करना, ये एक बहुत इंटरेस्ट का काम लगता है। आई लव टू डू। तो वो आपका इंटरेस्ट है। एंड लास्टली आफ्टर डिफाइनिंग इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन आई आल्सो से कि इंटरेस्ट और मोटिवेशन जो कई बार आपका इंटरेस्ट ही आपका मोटिवेशन हो सकता है। That means you are not looking for any strong outcome. You know, whatever the outcome will be, I'll be satisfied with it. जो भी जॉब मिलेगा, जो भी कैरियर होगा, ये मेरा मोटिवेशन, मेरा वो इंटरेस्ट ही मोटिवेशन है। That interest that I have in that field is also motivating me to go to that field. ठीक है? तो ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना है। प्रोफेशनलिज्म मतलब कि उस कोर्स में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो उसको अपने एंड पे प्रोफेशनल बनाता है। दैट मीन्स नो अदर पीपल कैन एक्चुअली बी रिलायबल इन डूइंग दैट। तो वो एस्पेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे जैसे अभी आजकल वो चलता है, मतलब हर सोशल वर्क वाले कोर्सेज में ना असेसमेंट का एक पेडागोगी होता है, तो वहीं पे सिखाया जाता है। तो अब आम आदमी को अचानक से दे दोगे तो वो नहीं कर पाएगा। और इट्स नॉट अबाउट जस्ट बुक्स और क्लासरूम लर्निंग। बुक्स के साथ साथ जब आप फील्ड वर्क करते हो तो 2-3 बार ऐसा कुछ करने के बाद यू टेंड्स टू बी प्रोफेशनल इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो वो आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रोफेशनल। कई कोर्स तो पूरी तरह से प्रोफेशनल ही होते हैं, कई सारा कंपोनेंट उसका होता है प्रोफेशनल। कुछ कोर्सेज में कुछ पार्ट ऑफ द कोर्स कैन बी काउंटेड एज प्रोफेशनल। फिर उसमें यह है कि मैनेजमेंट ओरिएंटेशन कितने हैं, हाउ मच द मैनेजमेंट फंक्शन इज नीडेड। जैसे ODCL, सॉरी CODP अगर पढ़ रहे हो तो उसमें साइकोलॉजी और ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वाली मैनेजमेंट यूज हो सकती है। LSE पढ़ रहे हो तो मार्केटिंग यूज हो सकता है। ठीक है? तो इस तरह से कई सारे मैनेजमेंट फंक्शंस भले ही आपके कोर्स और सिलेबस में नहीं है, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि विच मैनेजमेंट फंक्शन विल बी यूजफुल इन दिस। ठीक है? और क्या ऐसा भी है कि आपके कोर्स में मैनेजमेंट की थ्योरी को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है, वेयर इट शुड हैव बीन डन? तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है। ऐसा इसलिए भी मैं कराता हूँ कि आपको आगे पता रहे कि हमको अगर साइड से कुछ पढ़ना हो मैनेजमेंट में तो क्या टॉपिक और क्या फंक्शन पे हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद है व्हाट मेक्स यू एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। आपकी प्रेजेंट नॉलेज, स्किल, एक्सपोजर जो आपको आगे रखती है। नॉट एलिजिबल, एलिजिबल देखो, आप तो BA हो, BCom हो तो ज्यादातर कोर्सेज के लिए, BSc हो तो एलिजिबल हो गए, मतलब ग्रेजुएशन में तो। बट आप कोर्स का जो करिकुलम है उसको पढ़ने में क्या हेल्प करेगा, अगर वो चीजें हैं आपके पास, अगर कुछ रिलेवेंट नॉलेज है या कोई स्किल है या कोई एक्सपीरियंस है, या फिर ऐसा भी समझो कि जैसे यू आर वेरी गुड एट क्वांट्स तो आप रिसर्च में अच्छा कर सकते हो। आपको ऑलरेडी सोशल इशूज की अच्छी नॉलेज है थ्रू योर कोर्स, तो वो वाला पार्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है? तो कुछ कुछ चीजें जो ऑलरेडी यू हैव लर्न एंड जिस पे एक्सपोजर है आपका, दैट मेक्स यू अहेड इन दैट कोर्स। जैसे आप गांव में रहते हो, रूरल डेवलपमेंट का एक जो होता है ना एक्सपोजर है आपके पास रूरल एरिया का, तो दैट्स कीप्स यू अहेड फ्रॉम द अदर स्टूडेंट। फिर उसके बाद ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है कि कोई रिलेटेड बिल या रेगुलेशंस आई हो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे चिल्ड्रन एंड फैमिली है तो उसमें कई बार पूछता है कि सिटीजन, सीनियर सिटीजन का जो बिल आया था उसमें क्या हो, क्या था। तो इस तरह से कुछ रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस जो रिसेंटली बनी है उसको आपको पढ़ना है। फिर आपको गवर्नमेंट और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ना है कि जो कोर्स आप कर रहे हो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट की क्या मशीनरी है या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है? इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, व्हाट आर द गवर्नमेंट्स रोल
इन अचीविंग द कोर्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जो भी है एग्जिस्ट करता है वो आपको लिखना है। उसके बाद हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर आप लिख सको तो बेटर है, कि कैसे आपका कोर्स एग्जिस्टेंस में आया, फ्रॉम वेयर इट केम, हाउ इट गॉट डेवलप्ड, किस कोर्स से निकल के आया। ठीक है, जैसे अगर हम एचआर की ही बात करें, तो एचआर पहले लेबर एंड सोशल वेलफेयर हुआ करता था, फिर पीएमआईआर बना, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, फिर ये तब जाके एचआर बना। अब इसको हम आगे जाके और डेवलप करेंगे, जिसको बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। तो दिस इज द इवोल्यूशन दैट एचआर हैज गॉट। तो इसलिए आपको अपने कोर्स का इवोल्यूशन आपको पढ़ना है। ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है मेनी ऑफ द प्रोग्राम्स और इंटरव्यूज में, कि आपसे नेबरहुड का, जैसे नेबरहुड बोलता है तो आप पूरे स्टेट के बारे में नहीं बोलोगे। अब जैसे मान लो कि इफ आई स्टे इन समवेयर इन दिल्ली एंड समवन इज आस्किंग कि आपके नेबरहुड का क्या प्रॉब्लम है, तो आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट अ नेशनल लेवल प्रॉब्लम देयर। ऑलरेडी मेरे नेबरहुड में क्या प्रॉब्लम है, तो आई कैन सेल कि बगल में एक आईटीआई कॉलेज है, वहां से बंदर आते हैं और बहुत डिसरप्शन फैलाते हैं। So that's the local neighborhood issues. You don't have to come up with a issue which is which मतलब which can be scalable और large level पे issues है जो आपके लोकल में भी वो भी वही issues हैं। आप लोकल में पार्किंग की समस्या, सीवेज की समस्या, लोकली नॉइज का पॉल्यूशन बोल सकते हो कि नॉइज पॉल्यूशन बहुत है। आई वॉज लिविंग समवेयर, एक बार मैं कहीं रह रहा था तो वहाँ पे नॉइज की बहुत प्रॉब्लम थी। तो दैट्स द इशू ऑफ दैट नेबरहुड। अब वो पॉसिबल सॉल्यूशन उसका है या नहीं है वो अलग बात है, बट वो आप पूछेंगे, आप बोल सकते हो कि इसका पॉसिबल सॉल्यूशन मुझे नहीं दिखता है, जैसे या दिखता है तो क्या दिखता है, कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके। जैसे नॉइज वाले केस में आई कुड हैव टेल कि हम नॉइज इंसुलेटर लगा सकते हैं हर घरों में, है ना, गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है। तो सम पॉलिसी स्टेप्स क्या हो सकते हैं टू सॉल्व दिस इश्यूज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप एजुकेशन की, गरीबी की ऐसे समस्या लेकर आओ। यू कैन टॉक अबाउट अदर स्मॉल थिंग्स विच फ्रीक्वेंटली कम्स एज ट्रबल इन योर नेबरहुड। फिर आता है कि आपकी बैकग्राउंड और हॉबीज। बैकग्राउंड मतलब जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, और हॉबीज जो भी आपने नॉन करिकुलर एक्टिविटीज की है, वो आपका क्या एडवांटेज होगा। मतलब आप सिर्फ एडवांटेज, ऐसा कभी नहीं बताना है या सोचना है कि हम ये सब्जेक्ट पढ़े इसलिए हम एलिजिबल है। आपको ये देखना है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़े उससे आपको क्या एडवांटेज है। जैसे इफ समबडी हैज रेड इंग्लिश ऑनर्स, तो उसका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या होगा, तो उसकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, या फिर इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे कई सारे ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो सब्जेक्ट से मैच करता हो। तो वो सब एडवांटेजेस आपको आइडेंटिफाई करना है। कुछ फार फेच्ड हो सकते हैं जो डायरेक्टली ना दिखे, बट आपको वो आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरीथिंग। हॉबीज में भी जैसे मान लो आपको कॉइन कलेक्ट करने की भी हॉबी है, तो हाउ दिस कैन हेल्प इन योर कोर्स। अगेन इट कैन बी फार फेच्ड, आप दूर से निकाल सकते हो, मतलब रिलेट कर सकते हो, बट करना चाहिए। कोई काम आपने किया है, उसका क्या वो है, सिग्निफिकेंस है उस कोर्स पे, और इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स किया है, तो वो कैसे हेल्प करेगा फॉर द कोर्स, हाउ दिस विल एक्ट एज एन बैकग्राउंड फॉर द कोर्स। ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, रीजन टू शिफ्ट द फील्ड। तो आपको तभी ये क्वेश्चन वैलिड है जब वाकई आप शिफ्ट कर रहे हो। ज्यादातर जगह पे जस्ट एन अपग्रेड। और सबसे पहली बात आपको बता दें कि टेस्ट के सारे कोर्सेज का जब बेसिक एलिजिबिलिटी ओपन फॉर ऑल ग्रेजुएट्स है, and again none of the PG course has defined undergraduate course before it। तो इसका मतलब कि ये पीजी कोर्स जो है वो सिर्फ नहीं है, वो बेसिकली क्या है, द इंडिपेंडेंट स्टडी दैट वी आर डूइंग टू बिल्ड आवर एम्प्लॉयबिलिटी और कैपेबिलिटी इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द सोसाइटी। तो इट्स नॉट डायरेक्ट शिफ्ट ऑफ योर कैरियर। जैसे आप फिजिक्स छोड़ के मैथ में जाते हो तो वो शिफ्ट होता है, ठीक है, या फिर इंजीनियरिंग छोड़ के सोशल वर्क में आए हो तो वो एक शिफ्ट है ना, कि थोड़ा एक प्रोफेशनल लाइन ऑलरेडी। लेकिन बीए से एमएसडब्ल्यू जा रहे हो तो इट्स नॉट अ शिफ्ट, इट्स जस्ट अ नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ ग्रेजुएशन प्रोग्राम। तो ये भी समझना है। कई बार रिलेटेड, जैसे ज्योग्राफी वाले अगर डिजास्टर मैनेजमेंट में जाते हैं तो दैट्स नॉट अ शिफ्ट। ठीक है, दूसरा क्या, आपसे जब भी ये पूछा जा रहा है लिखने के लिए,
तो ऐसा नहीं बताना है कि आपको पिछला वाले में स्कोप नहीं है या फिर ऐसा इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ये सब नहीं बताना। तो ये एक आपके सब्जेक्ट चॉइसेस से अगर आप ज्यादा बेटर कैरियर बना सकते थे तो यहाँ क्यों आ रहे हैं, इसको भी लिखना है। अब मान लो कि ऑप्शंस आपने दिया, प्रायोरिटी बनाया उन्होंने कि P1 P2 P3 का प्रायोरिटी देना है, और आपको पता होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप P1 में सेलेक्ट हो गए और P2 में टॉप भी कर जाओगे तब भी ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी को के सब्जेक्ट में क्वालिफाई कर गए तो लोअर प्रायोरिटी वाला इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट इट विल बी कैंसल्ड। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रायोरिटी अपनी अच्छी से भरनी है। ठीक है, और उसमें उसी चीज को यहाँ पे जिस रीजनिंग के साथ आप भर रहे हो यहाँ पे वही उसी का क्वेश्चन है कि क्यों आपने ये कॉम्बिनेशन लिया और ये प्रेफरेंस डाला। ठीक है, अगर आपको P1 मिल जाता है तो P2 और P3 वाली लर्निंग का क्या कैसे मिस करोगे और क्या होगा, है ना। व्हाट आर द कॉम्प्रोमाइज दैट यू आर डूइंग बाय योर सेकंड और थर्ड चॉइस। अगर P1 नहीं मिला और P2 मिला तो कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, डू यू फील दैट इट इज अ कॉम्प्रोमाइज, है ना। या फिर तुमने सिमिलर कोर्सेज कहीं अप्लाई किया है कि नहीं, जैसे DS तुम कर रहे हो तो आर यू अप्लाइंग टू, ये बहुत जरूरी है, अगर आपने किया तो जरूर बताना चाहिए। और दूसरा क्या है कि अगर आप दो तीन जगह सेलेक्ट हो जाते हो, जैसे आप IIT के DS और टेस्ट के DS में हो जाते हो, तो विच वन विल यू सेलेक्ट। आप कभी भी ऐसे नहीं बताना कि टेस्ट में इंटरव्यू में जा रहे हैं तो टेस्ट का ही बताएं, जस्ट टू टेल कि जस्ट टू थिंक कि उनको बुरा लगेगा, ऐसा नहीं सोचना है। ये आपको करना है ऐसे कि रीजनिंग के साथ डेवलप करना है। और अगर कहीं से भी आपका IIT का DS का मन है कि अगर दोनों जगह हो गया तब भी आप IIT गुवाहाटी के TS में जाओगे, तो जस्ट गिव देम द रीजन एंड टेल दैट आई विल गो टू IIT गुवाहाटी। ये क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा जाता है कि वो अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं या फिर आपकी प्रायोरिटी सुनना चाहते हैं। दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू चेक योर एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है, तो अगर आपकी एनालिटिकल एबिलिटी पे बेस्ड एक आंसर नहीं होगा तो वो गलत हो जाएगा। रीजनल पॉलिटिक्स के बारे में सबको ही जानना चाहिए। नोबडी शुड बी ए पॉलिटिकल दिस। यू मस्ट नो अबाउट योर स्टेट्स पॉलिटिक्स और योर लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, उसके बाद रीजनल सोशल इश्यूज और इश्यूज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। नाउ यहाँ पे सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, देख लो। पहला जो नेवर यूज इशू का था वो कोई भी चीज हो सकती थी, अब रीजनल मतलब पूरे स्टेट के हिसाब से या बड़े रीजन को लेकर कि क्या इश्यूज है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे पब्लिक हेल्थ में जा रहे हो तो क्या वहाँ पे इश्यूज है। ठीक है, अल्टरनेट क्या रखते हो, जैसे अगर आप इस कोर्स में नहीं ले पा रहे P1 में तो अल्टरनेट क्या है, तो जरूरी बात है आप कह सकते हो P2 P3 तो है, तो मेरा तो दूसरा प्रोफाइल है, लेकिन इसके अलावा भी मैंने ये कोर्सेज भरे हैं। और कैरियर ऑप्शंस, द कैरियर ऑप्शन दैट यू हैव पुट इन द इनिशियल पार्ट ऑफ दिस IPD, अगर वो नहीं मिलता है उस तरह से तो आप क्या और कर सकते हो, क्या चाहते हो करना। वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल है केवल, मतलब क्या क्या आपने किया है। वहां पे जो ऊपर लिखा हुआ है हैव यू डन एनीथिंग रिलेटेड टू दैट कोर्स, तो केवल कोर्स से रिलेटेड था। यहाँ पे एनी वर्क दैट यू हैव डन वो लिखना है। और ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हो गया है पिछले 2-3 सालों से, मोस्टली आफ्टर कोविड, कि आपने प्रिपेयर कहाँ से किया। तो आप ये कह सकते हो कि आई टुक हेल्प फ्रॉम सीनियर्स और मेंटर एंड बेसिकली टू एक्सप्लोर द कोर्स और कंटेंट एंड माई अलाइनमेंट टू द कोर्स। तो इस तरीके से आपका ये पूरा IPD फिल होगा और फिर आप उसको रिव्यू कराओगे। अगर आपने अपनी IPD अच्छी कर ली तो नो बडी कैन स्टेप यू टू क्वालिफाई। देखो इंटरव्यू में क्या होता है ना, यू डोंट क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई। मैं क्वालिफाई इस सेंस में बोल रहा हूँ कि जैसे अगर मान लो 100 मार्क्स का इंटरव्यू है तो यू मस्ट बी गेटिंग एबव 75 मार्क्स। हालांकि इंटरव्यू में मैक्सिमम 95 भी मिल सकता है, इवन यू कैन गेट 100 ऑल्सो, बट 75 प्लस मिलने के लिए आपको इतनी सारी चीजें। और कई बार क्या होता है, देखो जैसे मान लो 2 मिनट में तुम्हारा इंटरव्यू लिया, इनिशियल क्वेश्चन को ही तुमने सही से नहीं जवाब दिया तो वो जेनरिक मार्क्स भी दे सकते हैं 60। थोड़ा फील हुआ कि 60 लाइक लग रहा है तो 60 दे दो। तो मतलब हालांकि बायसनेस का स्कोप बहुत होता है, बट हाँ अगर इफ यू समवन इज टेकिंग अ 10 मिनट्स इंटरव्यू एंड नॉट गिविंग 75 मार्क्स प्लस 75, तो कम ही बता रहा हूँ मैं, 80 प्लस नहीं मिल रहा है, मतलब कि आपने इस IPD को सही से नहीं किया है। क्योंकि इससे बाहर जनरली नहीं होता है क्वेश्चन, इवन नीदर यू कैन थिंक ऑफ। हालांकि मैं ऐसा नहीं कभी बोलता कि आप स्क्रिप्ट देखो, इंटरव्यू स्क्रिप्ट, लेकिन अगर आप देखोगे भी तो यू वोंट फाइंड
हाँ, एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होते हैं, जैसे आपके ग्रेजुएशन के प्रोग्राम के बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, दैट वी हैव नॉट पुट हियर। और दूसरा कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस या बेसिक वो फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस, तो हम इंटरव्यू प्रिपरेशन में वो आ ही जाएगा। आई आई डिड नॉट राइट दैट हियर, है ना, क्योंकि उसकी यहाँ पे रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हुआ आईपीडी, जिसका मतलब सोशल वर्क है, सोशल सेक्टर बेस्ड कोर्सेज के लिए, जो बेसिकली टेस्ट में या मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी के प्रोग्राम में हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है।